गुड गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, पता नहीं क्या इन्फेक्शन सा हो गया, समझ में नहीं आ रहा। सुबह से गला बहुत बैठा हुआ है, इसीलिए ज्यादा जोर का वेलो बच्चों नहीं किए। पता नहीं क्या हो गया, एकदम अचानक से ज्यादा ही गला बैठ गया थोड़ा। मुझे कॉल पर ले लो। क्या तकलीफ है आपकी भैया, बोलिए। हाँ, क्या तकलीफ है? हेलो। हाँ बोलिए, क्या तकलीफ है? मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। सर मुझे पूछना था कि मतलब बैच ये बैच कब से शुरू हुआ है? 18 तारीख से। सर मैं यहाँ थर्ड क्लास है। आज से ज्वाइन कर सकता हूँ? एकदम कर सकते हैं। ठीक है हाँ सर, आपने पहचाना ना मेरे को? हाँ हाँ, हम तो पहचाने ही। तुम 2 दिन इधर उधर ट्राई किया, फिर नहीं समझ में आया। आप ही से डायरेक्ट आए हैं? अरे भाई अरे देख, सर सही में आपसे ही तेरे डायरेक्ट है। को एक बात बता, नहीं, सुन 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 सुन, मैं तेरे को एक बता। बात बता। तेरे को क्या लगता है मैं अपना कंपटीशन रिव्यू नहीं करता? तेरे को क्या लगता है मैं नहीं, अपोनेंट की क्लास जाके देखता नहीं, उसमें देखता नहीं कौन कौन से बच्चे देखते चैट, हैं मैं सब। मेरे को सर। एक मैं एक थोड़ी चीज कहीं गया पता हूँ। है, कौन सी चीज का सर हो। मैंने तो कल ही सब्सक्रिप्शन लिया है। ठीक ठीक ठीक, ओके। यूट्यूब, ओके। उनको लगता है मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं बालक हूँ छोटा सा, कि मेरे सर पर ऐसे हाथ फिरा के बोल देंगे ओ ओ ओ ओ ओ, बड़े क्यूट है गुप्ता जी आप। आइए सर, थोड़ा सा आस्ते बोलेंगे आज, लेकिन बोलेंगे जरूर पूरा का पूरा, क्योंकि आज बोलना बहुत है भाई। आज कैसे पूरा दिन कटेगा वही हम सोच रहे हैं। क्या बोल रहे थे सर हम लोग ने अबे हट भी कौन कर रहे थे। अरे अभी कुछ है नहीं, निकलेंगे पढ़ाने के लिए तब जाके लेंगे कुछ। आज लास्ट क्लास है ऑफलाइन में, आज खत्म सब कुछ। आइए, तो भैया यहाँ पर हम लोग ने बोला क्या सर, सुनिएगा। आपको पहले लेक्चर में बताया क्या था, लास्ट दिन आपको सारे के सारे हमने फीचर्स बतवाए थे कि सर फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के। हमने आपके सामने एक चीज बनाई थी, आज फिर से बना रहा हूं। सर कंपनी जैसे ही अपने आप को रजिस्टर करवाती है, रजिस्टर कंपनी अपने आप को करवाते ही कंपनी की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस बन जाती है इन द आईज ऑफ लॉ। सो कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की अब कंपनी और कंपनी चलाने वाले लोग अलग अलग हो जाते हैं, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस आ जाती है कंपनी की इन द आईज ऑफ लॉ। जैसे ही कंपनी की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस आती है, क्योंकि कंपनी सर क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, वो एक एक्चुअल पर्सन नहीं है, क्योंकि वो हमारी तरह बात नहीं कर सकती, हमारी तरह इंटरैक्ट नहीं कर सकती। तो कंपनी है सर एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब सर बात समझिएगा, क्योंकि यहां पर आर्टिफिशियल लिखा है तो कंपनी कभी मर नहीं सकती, इसीलिए कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन। क्योंकि यहां पर पर्सन लिखा है, इसीलिए कंपनी बाकी पर्सन की तरह प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है, सारे ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकती है, ठीक है, अमर है कंपनी। इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन में एंटर करने के लिए तो सिग्नेचर करना होगा, इसलिए कंपनी का होता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है, द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। उसके बाद सर बात आती है, भैया इंटर की क्लास में लेट मत किया करिए। हम खुद इंटर की क्लास का कोशिश करते हैं मेंटेन करने का, पूरा 10:30 बजे एग्जैक्ट शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि इंटर और फाउंडेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इंटर में आपको समय की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी अगर मेरी क्लास 11 या 12 की क्लास होती ना, तो मैंने शायद अभी कैंसिल कर दी होती क्लास, या मैंने शाम को ले लेनी थी, क्योंकि गले की जैसी हालत थी। बट क्योंकि इंटर और फाउंडेशन है, दैट इज द डिफरेंस, वो होना जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा टाइमिंग मेंटेन करिए, ओके। तो फिर सर सेपरेट लीगल एंटिटी में इधर हमने क्या बोलते हैं, अब क्योंकि आपकी और मेरी एंटिटी अलग अलग है, तो मेरी और आपकी लाइबिलिटी भी अलग अलग है। हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी में अगर आपको याद हो तो दो तरह की कंपनियां आती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स
ठीक है। फिर आती है सर लिमिटेड बाय गारंटी, और एक आती है अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब, हाँ वहीं से शुरू किया। लिमिटेड बाय, मैंने 3 दिन मांगे ना आपसे। हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान करे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो, जल्दी जल्दी तुम सीए बन जाओ। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब द लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय द अमाउंट व्हिच इज गारंटीड बाय देम। आज इतनी शक्ति नहीं है फालतू की बात करने की, आज एकदम टू द पॉइंट जितना बोल पा रहे हैं उतना ठीक। इससे पहले गला बंद हो, आज सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, वरना आज अगर रुक गए तो फिर एक दिन और रुकना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, और अब हमको ये होटल काट रहा है। और लास्ट में आता है सर अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब वो कंपनी जहां पर लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। जिस दिन कंपनी डूबेगी उस दिन लाइबिलिटी मेंबर्स का अनलिमिटेड हो जाएगा। अब इस सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर, ठीक है, इस सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर एक केस बना था। एक्चुअली एक नहीं, 2 केस बने थे। हमने आपके साथ दोनों केसेस डिस्कस किए थे सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर। तो हर क्लास में पूरा रिवीजन होता है पिछले क्लास का, आपको पता ही है, इसीलिए टाइम से पहले आना है, मतलब टाइम पर आना है एक्चुअली। फिर एक होता है सर ली फार्मिंग का केस था। ली फार्मिंग के केस में क्या हुआ था, एक आदमी 100% कैपिटल होल्ड कर रहा था एक कंपनी का, ठीक है, और भैया वो कंपनी प्लेन उड़ाने की कंपनी थी, प्लेन उड़ा के पेस्टिसाइड छिड़कती थी। अब हुआ क्या अब हुआ क्या, मिस्टर ली प्लेन चलाते समय मर गया, ठीक है, प्लेन क्रैश हुआ, वो मर गए। अब उनकी वाइफ क्या है, कंपनी से क्लेम मांग रही है। उनकी वाइफ बोलती है कि सर देखो, ठीक है, देखो कि आपने आपने इन लोगों ने बिजनेस करते समय कंपनी का मरे थे, ठीक है, कंपनी का बिजनेस करते समय इनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो अब तो भैया कंपेंसेशन कंपनी को देना बनता है। तो कंपनी को कंपेंसेशन देना बनता है। तो कंपनी से बोला कि भैया आपको कंपेंसेशन देना बनता है। कंपनी ने बोला क्योंकि 100% कैपिटल ली फार्मिंग का ली ही होल्ड कर रहा है, तो ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो ओनर है तो काहे का कंपेंसेशन, ठीक है। कोर्ट में केस गया, ये डिसाइड हुआ क्योंकि मिस्टर ली कंपनी में, ठीक है, कंपनी के मेंबर जरूर थे, पर क्योंकि कंपनी और उनके बीच सेपरेट लीगल एंटिटी है, उनका कंपेंसेशन पाने का पूरा पूरा हक है। हेलो भैया, वो रूम 206 में पानी भेज दीजिएगा यार, गर्म पानी और कॉफी का पाउच भेज दीजिएगा। आइए, दूसरा में था सर आपका सॉलमन वर्सेस सॉलमन का केस। सॉलमन वर्सेस सॉलमन के केस में क्या हुआ था, सॉलमन एक आदमी था जिसके पास भैया बहुत सारे पैसे थे, ठीक है, क्योंकि वो एक वुड कटर था, लकड़हारा था, और वो क्या करता था, फर्नीचर बना के बेचता था। अब उसने क्या किया, ये सारे के सारे पैसे लेकर उसने एक कंपनी खोली। उसने अपने पर्सनल एसेट कंपनी को ट्रांसफर किए, बदले में कंपनी से शेयर, डिबेंचर और कैश ले लिया। उसके बाद उसने एक कंपनी खोलने के लिए 7 लोगों की जरूरत होती है, आपको जैसे कि पता है, एक पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 7 लोग की जरूरत होती है। तो उसने क्या किया, एक शेयर को, मतलब 20,000 शेयर तो खुद रखे, एक शेयर अपनी बीवी को दे दिया, 4 शेयर अपने बच्चों को दे दिया, लड़कों को, और एक शेयर अपनी बिटिया को दे दिया। और ऐसे करके उसने 7 आदमी पूरे किए, ठीक है, और इन 7 ने कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था सॉलमन लिमिटेड, ठीक है। अब ये 7 ने कंपनी जो फॉर्म की, तो कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन सर फिर वही होता है ना, कुछ अच्छी चीजें करने के बाद जिंदगी में किसी ना किसी की नजर लग जाती है, तो इन्हें भी नजर लग गई और इनका बिजनेस फॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। इतना गंदा बिजनेस फॉल हुआ, ठीक है, कि बंद करने की नौबत आ गई। जब बंद करने की नौबत आई, एसेट को बेचा गया लाइबिलिटी चुकाने के लिए, तो इन्होंने क्या देखा कि जो टोटल इनकी रिकवरी है, ठीक है, टोटल इनकी जो रिकवरी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, और सिर्फ डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए इनफ था। अब हुआ क्या भैया, इत्तफाकन सारा का सारा पैसा डिबेंचर होल्डर का ही था, ठीक है, और कंपनी का एक ही डिबेंचर होल्डर था जो कि था मिस्टर ली, सॉरी मिस्टर सॉलमन, ठीक है। तो सॉलमन ने खुद को पैसा दे दिया। बेटा अंकित, स्टार्टिंग की 2 क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, क्लास के बाद बुक का पूरा खेला समझ में आ जाएगा, अभी चुपचाप पढ़। लेट से आने के बाद इतना इतना क्वेश्चन आंसर नहीं खेलते। 2 दिन तुमने यूट्यूब देखा है ना आराम से बैठ के, कहाँ कहाँ देखा वो भी नाम बताऊं? सर आपको इतना पता कैसे चल जाता है?
आइए टेलीग्राम ऑफ कर ले भाई, वरना टिंग टिंग बजे ही चला जा रहा है तब से। आइए, तो सर यहां तक अगर आपको याद हो तो हमने भैया आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहां तक पढ़ा दिया था। हमने आपको बोला भी था कि किताब का 4 नंबर वाला पेज टोटल तक पढ़ के आइएगा, 4 नंबर वाला यहां तक, ठीक है। आज आपके सामने लिक्विडेशन और गुंडअप के बीच का देखो बेटा, ये एसेट है, ठीक है, ये लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट बेच के लाइबिलिटी पे ऑफ करने को वाइंडिंग अप बोलते हैं, ठीक है। जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो अंग्रेजी में उसको वुंड अप बोलते हैं, किसान खत्म। और उसके बाद जो फाइनल शटर डाउन होता है ना, फाइनल जो शटर डाउन होता है इसको बोलते हैं, इसे जो निकाल दिया फाइनल शटर डाउन होता है, इसको लिक्विडेशन बोलते हैं, धंधा बंद करना। क्लियर? एक सेकंड रुको यार, पानी आ गया, जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ, गिर ले मेरे ऊपर गिर ले बेशरम। भाई क्या भगवान, आखिरी दिन ही करना था क्या? आज खत्म करना मेरे को ऑफलाइन, और नहीं आना मेरे को गुवाहाटी, पक गया हम यहाँ से। आइए पता नहीं लग रहा अंदर से छिल गया। अब सर आज आप कुछ नई केस स्टडी करोगे, और इनमें से एक जो केस स्टडी है वो तो बवाल है। देखो सर, मैंने आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब बताया, और ऐसा भी है कि आप पहले भी सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब पढ़ चुके हो, लेकिन आपको कुछ केसेस फाउंडेशन में पढ़ाए गए थे जहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड किया गया था, 2 से 6 नंबर का बेटा दिव्यांशु। सेपरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड किया गया था। एक्चुअली ये सारे केसेस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट व्हील, आपको कुछ याद है वो 5 कौन से केसेस थे? मैं बस नाम लिखना चाहता हूँ, रफ में लिख रहा हूँ, तो फेयर में लिखने की जरूरत नहीं है, भाई को बस देखना है, थोड़ा मजा आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि बच्चों को कितना आता है। 5 केसेस थे अगर आपको याद हो तो, अभी कल ही मैंने इनफैक्ट यूट्यूब पर कराया है। अगर आपको ये 5 केसेस पे और इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए हो तो सीए फाउंडेशन 360 के चैनल पर जाके देख लीजिएगा, कल दोपहर में कराया था मैंने 5 बजे, ठीक है। एक केस था एलियन एनिमी का, कॉन्टिनेंटल टायर वर्सेस डायलेमर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। एक केस था डिनशॉ मैकेंजी पटीट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एक केस था एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, ठीक है, वर्सेस लेबर यूनियन। एक केस था
कंपनी बीइंग यूज्ड एज एन एजेंसी, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। और एक लास्ट केस था, सबसे आखिरी वाला और सबसे सटीक, वो था सर आपका मिसकंडक्ट का गिलफ्रेड मोटर वर्सेस मिस्टर हॉर्न, जो मेरा पर्सनल फेवरेट केस। ठीक है, तो ये सारे केसेस थे। पता है इंटरमीडिएट में सबसे अच्छी बात क्या है, हमने अपने किताब में ना कुछ नए केसेस इंक्लूड किए, पुराने वाले नहीं, कुछ नए। कॉन्सेप्ट पुराना ही है, ठीक है, बट हमने बोला क्यों ना बच्चों को कुछ नया केस पढ़ाया जाए। जैसे ली फार्मिंग एक नया केस था, अगला नया केस हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, बहुत ही कमाल का केस है, और आपका आज इनकम टैक्स भी पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, आज आपको इनकम टैक्स भी पढ़ा देंगे। ठीक है, आओ सर, आज आपको इनकम टैक्स भी पढ़ा देंगे। सुनिए, सबसे पहले इनकम टैक्स की एक बात सुनिए हमारी तरफ से, ठीक है, बाकी आप अरविंद सर तो हैं, हालांकि आप कंफर्म कर सकते हैं उनसे, हमारा कॉन्सेप्ट सटीक है। सेक्शन 21 में जो भी एक्टिविटी इनकम टैक्स एक्ट के, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है बेटा, एक क्लास तो की होगी, इनकम टैक्स एक्ट का ईयर क्या है, 1961। ठीक है, 1961। सेक्शन 21 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर कोई चीज एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के अंदर फॉल करती है, तो उससे होने वाली जो भी इनकम होती है, उससे होने वाली जो भी इनकम होती है, ये यूए में ग्लिच है कि मेरे डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, डिवाइस में तो कोई प्रॉब्लम हमको लग नहीं रही है। ठीक है, उससे होने वाली जो इनकम होती है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में, ठीक है, एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जेम्प्ट होती है जो एग्रीकल्चर इनकम होती है। एग्जेम्प्ट मतलब नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल मतलब खेती बाड़ी अगर आप कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ता। अब इसी के अराउंड ये केस बना हुआ है, ध्यान से सुनना। हमारा जो ये पार्टी है बच्चा एफ गुजदार, हमारा ये जो पार्टी है बच्चा एफ गुजदार, ठीक है, बच्चा एफ गुजदार, भैया इसने ना एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये एक कंपनी का शेयर होल्डर है। क्या है, शेयर होल्डर। अब इसका देखो सर, पहले ना, अबे यार क्या हो रहा है ये, सही में कभी कभी कुछ कुछ चीजें ना मेरा इतना गंदा पेशेंस टेस्ट करती हैं। ये इस कंपनी का शेयर होल्डर, ठीक है, किस कंपनी का शेयर होल्डर है, इस कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी। अब सुनना सर, ए चच्ची, एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने रिलायंस भैया से कनेक्ट किया हुआ है और अंबानी अंकल 5G दे रहा है। यूट्यूब कल पूरा 1.5 घंटा का क्लास चला है विदाउट अ लैग, तो अब वो चीज सॉल्व हो चुकी है, हमको इन पर पूरा भरोसा है। आओ सर, तो बच्चा एफ गुजदार जो शेयर होल्डर है, इन्होंने सर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कौन सी कंपनी में, एक्स लिमिटेड में। इसमें यहां पर इन्होंने पैसा लगाया हुआ है एक्स लिमिटेड में। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं, यहां से इनको, ठीक है, यहां से इनको डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, अब एक्स लिमिटेड का पता है बेटा मेन बिजनेस क्या है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर बिजनेस जो एक्स लिमिटेड करती है, उससे जो इनकम एक्स लिमिटेड कमा रही है, ठीक है,
वो पूरी की पूरी सेक्शन 110(1) में एग्जेम्प्ट है, मतलब उस पर वो कोई टैक्स नहीं पेमेंट करती, कोई टैक्स नहीं पेमेंट करती। अब भैया बच्चा जी का कहना ये है, कोई कट नहीं हो रहा, परफेक्ट तो चल रहा है यार। बच्चा जी का कहना ये है, ठीक है, बच्चा एफ गुजदार का कहना क्या है सर, सुनो। बच्चा जी बोल रहे हैं, ठीक है, बच्चा जी बोल रहे हैं, तुम्हारे अपने तरफ से इंटरनेट का कुछ होगा बेटा, आज मेरा एकदम परफेक्ट चल रहा है। बच्चा जी बोल रहे हैं कि सर जब ये कंपनी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, और ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो फिर जब ये कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उस डिविडेंड पर भी तो टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम से ही तो दे रही है। ये बच्चा जी का कहना है। आपको क्या लगता है बच्चा जी जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं, मतलब सही बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब अपने ओपिनियन से वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। देखो अगर एक तरीके से तुम बच्चा जी का मतलब पॉइंट देखो तो बच्चा जी कुछ गलत नहीं बोल रहे। अगर एक तरीके से देखो, उनका कहने का मतलब है, उनका पर्सपेक्टिव समझो कि कंपनी जिस इनकम को कमा रही है उसको आपने टैक्स फ्री रखा है, आप बोल रहे हो वो एग्रीकल्चर इनकम है, तो उसी इनकम का तो एक हिस्सा वो बाहर बांट रहे हैं डिविडेंड की तरह, तो वो भी तो टैक्स फ्री हुआ, ठीक है। ये उनका कहना है। कोर्ट क्या बोलता है पता है, ठीक है, कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट बोलता है दैट कंपनीज इनकम and its distribution of dividend is two different things, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। कंपनी की इनकम और उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन दो डिफरेंट थिंग्स है, दो अलग अलग बातें, ठीक है। डिविडेंड is appropriation of profit and it is not directly related to agriculture, इन्होंने बोला सर ये जो है ये डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है, ये तो डिविडेंड फ्रॉम इनकम है, इनकम फ्रॉम डिविडेंड है, ये कोई एग्रीकल्चर के मेन बिजनेस से थोड़ी ना आ रही है। अब कंपनी का एग्रीकल्चर के अलावा भी तो 25 तरह का अलग बिजनेस है, वहां सबसे भी तो इनकम आ रही है, आपको तो टोटल इनकम का एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है ना, आपको एग्रीकल्चर वाला थोड़ी ना मिल रहा है। और सर एक बात समझिए, एग्रीकल्चर इनकम उसके हाथ में एग्जेम्प्टेड होती है जो आदमी एग्रीकल्चरिस्ट है। बच्चा एफ गुजदार एग्रीकल्चरिस्ट थोड़ी ना है, वो तो इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टमेंट कब से टैक्स फ्री होने लगी। तो कोर्ट ने यहां पर डिसीजन ये दिया कि शेयर होल्डर्स इनकम एंड कंपनीज इनकम इज सेपरेट बिकॉज द शेयर होल्डर हु इज द इन्वेस्टर एंड द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये हो गया भैया समरी। शेयर होल्डर एंड कंपनी is a separate legal entity in the eyes of law। केस समझ में आया? बच्चा एफ गुजदार केस समझ में आया? अब जो लोग मेरे को YouTube में क्लोजली फॉलो करते हैं ना, पहले मैंने एक सीरीज निकाली थी बहुत पहले, फाउंडेशन के टाइम में ही था, मतलब कुछ अगस्त के टाइम पर लास्ट ईयर में था, जिसका नाम था कानूनबाज। एग्जैक्टली कानूनबाज।
उसमें यह सेम केस मैंने डाला था, बच्चा एफ घुसदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। और ये जो पूरी लड़ाई थी ना इनकी, ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ही थी। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोल रहा था हम टैक्स लेंगे, ये बोल रहे थे हम टैक्स नहीं देंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। लास्ट में जीता कौन? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जिन लोगों ने सुना होगा ना उनको देखो, बोला ना, उनको सुन के ऐसा लग रहा होगा भाई यार ये सुना सुना क्यों लग रही है बात, क्योंकि हाँ ये सुनी सुनी है, ठीक है। सो ये आपका तीसरा केस हो गया। नहीं नहीं, पेनल्टी कुछ नहीं हुई, ये बोल रहा था मैं टैक्स नहीं दूंगा, वो बोल रहा था देना होगा, लास्ट में ले लिया। चोरी थोड़ी ना कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे। डिबेट एंड चोरी इज नॉट द सेम थिंग। चोरी तो तब होती जब वो बिना बताए रख लेता और दिखाता कि उसकी इनकम है ही नहीं इतनी, तब चोरी होती, ठीक है। नाम लिख लेता हूं, बच्चा एफ। आपको टाइम टू टाइम सारे नोट्स ड्राइव पर अपलोड हो जाएंगे। जो लोग आज नए आए हैं उनको बता देते हैं, ऊपर जो टेलीग्राम लिंक और ड्राइव दिया है दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। और भैया प्लीज जब आप ड्राइव खोला करिए ना, ड्राइव को थोड़ा सा रिफ्रेश क्लिक कर लिया करिए, जिससे नया डॉक्यूमेंट आपको दिखाने लगे। ऐसा ही नहीं कि आप बिना रिफ्रेश किए उसको खोल लेते हो फिर बोलते हो सर नोट्स नहीं अपलोड। अरे नोट्स तुरंत हो जाते हैं भाई, जैसे ही नोट्स अवेलेबल होते हैं ना, वैसे ही आपके ड्राइव का एक्सेस दो लोगों को दिया हुआ है, कार्तिक और पार्थ। अगर कार्तिक नहीं करेगा तो पार्थ कर देगा, और पार्थ नहीं करेगा तो कार्तिक कर देगा, तो मिस तो कभी हो ही नहीं सकता। तो अपनी टीम बहुत ही स्ट्रांग है। बच्चा एफ घुसदार वर्सेस सीआईटी। सीआईटी का मतलब समझते हैं? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब आओ सर एक बार किताब भी देख लेते हैं, वैसे किताब में भी सेम ही चीज लिखी है, बट एक बार देख लेते हैं अपना मन की संतुष्टि के लिए, आत्मा की शांति के लिए। आइए, a company was carrying on agriculture business. The income from agriculture business was exempt from tax. A shareholder contended मतलब उसने कहा that dividend received by her was also exempt from tax. ठीक है, उसको भी ये exemption मिलनी चाहिए टैक्स से। The court held that the dividend received by a shareholder is not agriculture income, so the dividend income is liable to tax. अब आपको एक और चीज बता देता हूं, क्या करें, मेरा इनकम टैक्स बार बार बाहर आना चाहता है अंदर से। आप जब इनकम टैक्स आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डिविडेंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो आपको लगेगा सर ने हमें गलत केस स्टडी पढ़ाई है। मैं एक चीज समझाता हूं। यस, डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन सेक्शन 1034, लेकिन बात क्या है पूरी सुनो। डिविडेंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स शेयर होल्डर के हाथ में होता है, क्योंकि उस पर डिविडेंड कंपनी से इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी को उस पर टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो बात तो वही हुई ना ब्रो, अगर कंपनी को डिविडेंड नहीं देना पड़ता तो सौरभ को 102 रुपया डिविडेंड मिलता, अगर टैक्स ना देना होता तो। क्योंकि कंपनी को टैक्स देना पड़ा तो सौरभ को 100 रुपया डिविडेंड मिला। तो इनवेरिएबली सौरभ को ही तो टैक्स देना पड़ रहा है, बस ऐसे नहीं करके हम ऐसे पकड़ रहे हैं। पकड़ तो कान ही रहे हैं, या तो तुमसे ले लें या दूसरे से ले लें। जीएसटी भी तो ऐसा ही होता है, जीएसटी भी तो ऐसा ही होता है, हर आदमी इस दुनिया में जीएसटी पेमेंट करता है। अच्छा, डिविडेंड कौन से हेड में आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाँ, लेकिन अगर आप एज अ ब्रोकर, अगर आप एज अ ब्रोकर एंड एज एन इन्वेस्टर फुल टाइम यही काम करते हैं, आप बिजनेस में हो, तब वो आपके पीजीबीपी में आएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, इससे ज्यादा हम टैक्स नहीं बोलना चाहेंगे, फिर हम बह जाएंगे, हम लॉ के टीचर हैं ये भूल जाएंगे। आइए, तो सर अब बात आती है सर कॉर्पोरेट व्हील की। व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील? ये दोनों चीजें हम एक सरल भाषा में डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपने पढ़ा भी है, मैं बताऊंगा भी, अगर आपको और भी जानना है आप बोलिएगा, मैं और बताऊंगा, वैसे मैं पूरा ही बता दूंगा। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या है सर? टाइम नहीं है बेटा जिंदगी में। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब है कि कंपनी और कंपनी के चलाने वाले लोग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, दे आर अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम वन अनदर। ये बात कितने बच्चों को पता है? जिन बच्चों को पता है वो लोग यस पर क्लिक करें,
जिन बच्चों को नहीं पता है वो नो पर क्लिक करें। एक कंपनी और उनको चलाने वाले लोग के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। आपके सामने पोल आ रहा होगा, कितने लोगों को पता है वो यस में करें, जितने लोगों को नहीं पता वो फॉल्स में करें। वेरी गुड, मतलब ऑलमोस्ट सबको पता है कि कॉर्पोरेट व्हील का मतलब है कि कुछ लोगों को छोड़ के, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं, ठीक है। जिनको नहीं पता, एक ही बच्चा है शायद जिसको नहीं पता है, तो उसको मैं बता देता हूं। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब है पर्दा। व्हील मींस पर्दा, और क्योंकि ये कॉर्पोरेट पर्दा है, मतलब ये वो पर्दा है जो कंपनी को और कंपनी चलाने वाले लोगों को अलग अलग करता है। कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट का पर्दा, ठीक है। कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट का पर्दा, ओके। आना सर, अब इस पर्दे का इंपैक्ट क्या है? इस पर्दे के इंपैक्ट क्या है? पर्दे का इंपैक्ट ये है कि अगर इस पर्दे के पीछे मैं छुपा हूं तो आपको पता जरूर है कि मैं हूं, बट आप मुझे देख नहीं पा रहे। तो पर्दे का इंपैक्ट ये है कि ये पर्दे के पीछे वाले लोगों को छुपा देता है। तो जब भी कंपनी कोई काम करती है, एक्चुअल में जो लोग लायबल हैं वो दिखते ही नहीं है। जैसे देखो, क्लास में बैठे बैठे मैं कितना वोडाफोन को गाली देता हूं, पर मैं वोडाफोन को गाली दे रहा हूं। उसके पीछे जो सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर बैठे हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पता है, उनमें से कोई अगर मेरे सामने से गुजर जाएगा ना, मैं पहचानूंगा भी नहीं। लेकिन मैं गाली किसको दे रहा? वोडाफोन को दे रहा, ठीक है, वोडाफोन को दे रहा कि एक नंबर की लीचड़ कंपनी। अब उसका डायरेक्टर मेरे सामने से चला जाएगा ना, एक्चुअल गलती तो उसकी है, इंटरनेट घटिया उसकी हरकतों की वजह से, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कोई जानता ही नहीं। बदनाम वोडाफोन है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कि कंपनी के एक्टिविटी के लिए ऑलवेज कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल, द पीपल रनिंग द कंपनी, अब आई एम यूजिंग अ वेरी गुड इंग्लिश का वर्ड, दे आर शील्डेड फ्रॉम एनी लाइबिलिटी। शील्डेड मीन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी लाइबिलिटी। आप भी अपने मुंह के ऊपर शील्ड लगाते थे ना पहले, जब कोरोना का टाइम था, मुंह के ऊपर शील्ड लगाते थे ना, ये कोई छीके थूके तो आपको कोविड ना हो। क्या दिन थे वो भी भाई, क्या दिन थे वो, दिन भी क्या दिन थे, ठीक है। चलो सर, तो इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट, हसीन भाई, क्या दिन थे, मजा आता था। पूरा दिन घर में बैठो, मस्त सो, सुबह से लेकर रात तक, क्या दिन थे भाई। क्या क्राइम पेट्रोल देखो, पढ़ाओ, पैसा आ जाए, कोई चीज खर्चा करने के लिए है ही नहीं, फुल सेविंग्स, एकदम परफेक्ट टाइमिंग था। मतलब उस टाइम पर अनअकैडमी इतना पैसा दे रहा था कि समझ में नहीं आता था पैसा का क्या करें, क्योंकि खर्चा करने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अनअकैडमी पैसा पे पैसा, पैसा पे पैसा बांटे जा रहा था, खर्चा करने के लिए जगह ही नहीं। लाइट जानने क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो फोन से कनेक्टेड है, यही फायदा है भाई। वो क्यों गए वो उन्हें ही पता भाई, हम उस सब चीज में ना बोले ना कमेंट करें। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं भाई, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, कुछ किया नहीं जा सकता। लैपटॉप स्विच ऑफ नहीं होगा बेटा, इट्स अ मैकबुक यार, कम ऑन मैन, इट्स अ मैकबुक प्रो, ऐसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा। 6 से 8 घंटा का बैटरी बैकअप है। हेलो, यस, हम 12:30 तक चेकआउट कर देंगे, आप बिल रेडी रखो। हाँ, आज बेटा तुम लोगों को पैसा तो हम देंगे नहीं, देखो आज आओ। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, अब ये लिफ्टिंग अप दी कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है, ठीक है सर। सॉलमन वर्सेस सॉलमन के बाद एक चीज आई। क्या चीज आई? कोर्ट ने बोला कि अगर कल को कोर्ट को ऐसा फील होता है, ठीक है, कि कहीं पर इस सेपरेट लीगल एंटिटी को मिस यूटिलाइज किया जा रहा है। आपने जो इतने सारे केसेस देखे ना, कितने केसेस देखे आपने टोटल में, जो मैंने आज सुबह आते ही क्लास में लिखाए थे, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 और लास्ट 5 केसेस देखे, और लास्ट वाला हो गया बच्चा भैया 6। इन 6 के 6 केसेस में कॉर्पोरेट व्हील वाज लिफ्टेड, ठीक है। और जो लोग कंपनी के पीछे एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, उनके ऊपर केस चलाया गया। आप देखो सर, लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट व्हील, पर्दा उठाना,
और पियर्सिंग, पर्दा फाड़ना, दोनों एक ही चीज होती है, उस तरफ दिखता है ना, तो द पियर्सिंग इज अ बेटर वर्ड फॉर इट। ठीक है, तो अब मैं 3 सेंटेंसेस लिखूंगा जिसमें मैं पूरी चीजें क्लियर करूंगा। देखिएगा, अगर इससे ज्यादा आपको कोई डिटेलिंग चाहिए हो तो मेरे को जरूर बताना, मैं और ज्यादा भी लिख सकता हूं, बट मेरे को लगता है इतना काफी है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक में केस स्टडी वो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बच्चा गुजदार और वो वाली डिस्कस कर दी। क्या लिख रहा हूं सर, देखो कॉर्पोरेट व्हील क्या है, कॉर्पोरेट व्हील is the separate existence of the company. Corporate wheel is the separate existence of the company from that of its members. From that of its members. Done? उसके बाद सर, this क्या हो क्या रहा है, हमको समझ ही में नहीं आ रहा। This separates the members from the company. फेंक दो, तुमको उठा कहां फेंक दे, तुमको छत से नीचे। फ्रॉम द कंपनी, तुम्हारा कोई बड़ा भाई बहन है या छोटी भाई बहन है? सेपरेट द मेंबर्स फ्रॉम द कंपनी, बड़ा भाई है तब तुम बेटा, तब तुम छत से कूद जाओ, माँ बाप ने ऑलरेडी प्रिकॉशन ले रखा है, उनके पास प्रोविजन फॉर बाय डेट है। दिस सेपरेट्स द मेंबर्स फ्रॉम द कंपनी, क्रिएटिंग a separate entity. Last but not the least, last point, cases where court is of the opinion that separate legal entity, लिखो 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 भाई, पैसा रिलेटेड बात है, 1 मिनट। कंपनी वाले मेरे को फोन करके बोल रहे, बोले सर आपको पेमेंट नहीं मिला है अभी तक। मैं बोला है, ऐसा है क्या? बोले हाँ सर, द अमाउंट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। हम बोला ओके। फिर वो खुद ही बोलता, सर डोंट यू नो अबाउट इट? नो। ठीक है, बोलता है सर व्हाई दिस हैज हैपेंड। हम बोला सर आप फाइनेंस टीम में हो, हमको कैसे पता होगा कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया? आपको ना पता होगा, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमको तो ये भी नहीं पता कि क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ, हम देख ही नहीं रहे, हमको कोई लेना ही देना नहीं, हम देखते ही नहीं। ठीक है, सेकेंड लाइन में मैंने ये लिखा है, दिस सेपरेट्स द मेंबर्स फ्रॉम द कंपनी क्रिएटिंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो बेटा समझो, ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये कंपनी, ठीक है, टावल, इसके पीछे ये मेंबर काम कर रहा है। तुमको मेंबर दिख रहा है? नहीं, तुमको सिर्फ टावल दिख रहा है। ठीक है, तुमको सिर्फ टावल दिख रहा है। तो इस टावल ने किया क्या है? कंपनी और मेंबर को सेपरेट किया। सो दिस सेपरेट्स द मेंबर्स फ्रॉम द कंपनी क्रिएटिंग अ सेपरेट एंटिटी। देखो सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको पता भी नहीं है कि अनअकैडमी
कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है या फाउंडर मेंबर्स कौन है या अनअकैडमी चला कौन है। हम तुमको एक बात बताएं, 4 लोग हैं, हमको सिर्फ 2 का नाम पता है, हम खुद ही बोल रहे हैं। बट बात क्या है पता है, लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते इस चीज को, क्योंकि लोगों का फोकस क्या चीज पर है पता है, ये जानने में नहीं, ठीक है, ये जानने में नहीं कि उसको चला कौन रहा है। हाँ देखो, तुमको रोमन सर, गौरव सर पता है, इसके अलावा 2 और हैं, यही 2 तो हमको भी पता है, इसके अलावा हमको नहीं पता कौन है, पर हमको पता है 4 लोग हैं, अब 2 कौन है बाकी वो नहीं पता, ठीक है, वो मेरे को नहीं पता। और पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट इवन वांट टू नो, ठीक है, आई डोंट इवन वांट टू नो, क्योंकि मेरे को काम ही क्या है, मेरे को तो अनअकैडमी से फर्क पड़ता है। ये डिफरेंस किया क्या है पता है, ये डिफरेंस हुआ क्यों है, ये डिफरेंस सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से हुआ। देखो, केसेस वेयर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेपरेट एग्जिस्टेंस हैज बीन, देखो कितना अच्छा वर्ड लिख रहा हूं, हैज बीन मिसयूटिलाइज्ड, has been misutilized, then the corporate wheel can be lifted, then the corporate wheel can be lifted, मतलब एक्सपोज किया जा सकता है। यहां तक पूरी बात क्लियर है बेटा, कोई चीज में कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हो ही नहीं सकती, कोई कुछ है ही नहीं कंफ्यूजन करने वाला, ठीक है। आओ सर, आओ, अब आते हैं सर काइंड्स ऑफ कंपनी में, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी। आपको यही लग रहा होगा सर ये पूरा फाउंडेशन का रिवीजन हो रहा है, एकदम सही बात है, मैं बिल्कुल नहीं करवाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है 2 से 6 नंबर का आता है पेपर में। सो आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्क कि सर 2 से 6 नंबर छोड़ दो? यू माइट बी, आई एम नॉट। हो सकता है तुम रेडी हो, मैं नहीं हूं, मेरे को पूरा 100 मार्क्स करवाना है, ठीक है, पूरा 100 मार्क्स 3 बार, तो मैं एक भी नंबर नहीं छोड़ूंगा। आइए, तो सर जब काइंड्स ऑफ कंपनी की बात आई, तो काइंड्स ऑफ कंपनी में सर और डिफरेंट बेसिस पर कंपनी को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला, अगर आपको याद हो, हम लोग मेंबर्स के बेसिस में डिवाइड किया करते थे, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। प्राइवेट कंपनी क्या होती है सर? प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, नहीं, जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शन होते थे। कोई बता सकता है ये 3 रिस्ट्रिक्शन क्या होते थे? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 को एक्सीड नहीं करेंगे, ये रिस्ट्रिक्ट करता था ट्रांसफर ऑफ शेयर, रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर, और सर साथ ही साथ ये प्रोहिबिट करता था इशू ऑफ शेयर। सर दोनों वर्ड में फर्क है, अगर मैं आपको याद कराऊं, रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना, मतलब यहां पर कुछ कंडीशंस लगी हुई थी जिनको फॉलो करना कंपलसरी था, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। प्रोहिबिट का मतलब है आपको अलाउड ही नहीं है, कुछ भी कर लो, हम अलाउ नहीं करेंगे। सर ये जो 200 मेंबर्स हुआ करते थे, इसमें सर 2 लोगों को नहीं गिना जाता था, मतलब 2 लोगों के लिए कंडीशन थी, एक्सेप्शन थे। एक, जो करंट इंप्लॉइज है कंपनी के या जो एक्स इंप्लॉइज है जिनको एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर्स मिले हैं, उनको गिना नहीं जाता था। साथ ही साथ सर, साथ ही साथ अगर 2 लोग मिलके एक शेयर होल्ड कर रहे हैं तो उनको एक गिना जाता था। इसमें मैं एक केस आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मेरे अंदर से आ रहा है, तो बस आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मान लीजिए मैं आज कंपनी का एम्प्लॉय हूं, ठीक है, मैं रोक नहीं पाता ज्ञान अपना, मैं आज कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मेरे को आज अनअकैडमी के शेयर्स मिलते हैं एज ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कल को मैं नौकरी छोड़ देता हूं, मैं तभी भी 200 में नहीं गिनाऊंगा, अनअकैडमी एक प्राइवेट कंपनी है, सॉर्टिंग हैट्स प्राइवेट लिमिटेड में नहीं गिनाऊंगा मेंबर में। लेकिन एक्चुअली उसको टीसॉप बोलते हैं, टीचर स्टॉक ऑप्शन प्लान। मेरे को 3 साल कंटिन्यू करने के बाद मिलेंगे, 6 अक्टूबर 2023 को मिलेंगे मेरे को, 6 अक्टूबर 2023 को मिलेंगे मेरे को, तब मेरे 3 साल पूरे हो जाएंगे इस कंपनी में। हाँ सेल कर सकते, 3 साल पूरे हो जाएंगे मेरे बेस पे के अकॉर्डिंग, जितना मेरा बेस पे है उतना मेरे को मिलेगा।
सातों कैटेगरी मिला के जितना मैं कमाता हूं उसका मेरे को सेम अमाउंट का ईसॉप मिले, 1 महीने की सैलरी का। आई वो पैसे होते हैं, बहुत पैसे। ठीक है, आइए तो वापस आते हैं उस चीज पे। तो मान लीजिए सर मैं उसी दिन कंपनी छोड़ दूं, ठीक है, मैं उसी दिन कंपनी छोड़ दूं, उसके बाद मैं ये शेयर बेच दूं और फिर मैं वापस स्टॉक मार्केट से ये शेयर खरीद लूं, क्या अब मैं 200 में गिनाऊंगा? हाँ, पहले नहीं गिना रहा था आप। क्यों सर? एक सिंपल लाइन, कल फाउंडेशन वाले बच्चों को भी मैंने ट्रिक दी है, आपको भी बता रहा हूं। डेट ऑफ परचेस के दिन, डेट ऑफ इशू या डेट ऑफ परचेस के दिन क्या आप एम्प्लॉय हैं? अगर है तो 200 में नहीं गिनाएंगे, अगर नहीं है तो गिना जाएंगे। सिंपल सी चीज। क्या जिस दिन आपको मिला उस दिन आप एम्प्लॉय हैं? अगर है तो हाँ 200 में आपकी गिनती नहीं होगी, अगर नहीं है तो 200 में आपकी गिनती होगी। खेला खत्म, सिंपल। नेक्स्ट, फिर सर पब्लिक कंपनी क्या होती है? सर पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी 271(7) लिखा है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 होते हैं, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्रीली। बेसिकली क्या होता है सर, देखो प्राइवेट कंपनी जो भी होती है ना, उनके जो इंप्लॉइज होते हैं वही बाद में उनके मेंबर्स बनते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसे ही हर जगह होता है। लैग है तो रिफ्रेश करो, नहीं है ना? हाँ ओके, वही बाद में उनके मेंबर्स बनते हैं, वही बाद में उनके मेंबर्स बनते हैं। तो अब होता क्या है, कहीं ना कहीं से तो फंडिंग चाहिए, बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं से तो फंडिंग चाहिए प्राइवेट कंपनी को भी। तो ये फंडिंग ये कहां से उठाते हैं? अपने ही एम्प्लॉइज से उठाते हैं। जो एम्प्लॉइज वहां पर काम करते हैं वही बाद में उस कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, अब आज मैं अगर अनअकैडमी में 10 साल काम कर लूं, उसके बाद तो मैं अनअकैडमी का मेंबर बन ही जाऊंगा। मैं तो अगले 6 अक्टूबर 2023 को ही बनने वाला हूं। ठीक है, और मेरी इस कंपनी के साथ लॉयल्टी है, सीधी सी बात। ठीक है, और लॉयल्टी तब तक नहीं रहेगी जब तक वो नहीं बोल देते कि सर योर टाइम इज ओवर, यू कैन गो। जब तक वो नहीं बोल देते तब तक मैं रहूंगा, मैं खुद से तो कभी नहीं छोड़ूंगा। एकदम सीधी सी बात है। क्योंकि मैं इतनी बात बोलता हूं, आज मैं जो भी हूं, मेरे को बनाने में मेरा टैलेंट तो है, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म भी इक्वली इन्वॉल्व है। इट इज अ 50-50 गेम। ठीक है, नेक्स्ट, फिर होती है सर प्राइवेट कंपनी। कितने तरह की होती है प्राइवेट कंपनी? 1% कंपनी भी होती है सर। 1% कंपनी मतलब एक सिंगल आदमी कंपनी चला रहा है। ये जो 1% है जो कंपनी रन कर रहा है, इसको कंपनी का मतलब इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। मेंबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है, इसका एक नॉमिनी होना चाहिए जो भी इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। एक बार में एक आदमी या तो ओपीसी का मेंबर बन सकता है या तो नॉमिनी बन सकता है, दोनों नहीं बन सकता। और एक लाइफ टाइम में आप एक ही ओपीसी बना सकते हैं। सेक्शन याद करने हैं, बिल्कुल याद कैसे होंगे मैं कराऊंगा। सबसे कम आदमी चाहिए होते हैं ओपीसी में, तो इसका सेक्शन है 262। प्राइवेट में 2 आदमी चाहिए होते हैं, 268, 8 - 6 2 होता है। उसके बाद पब्लिक में 7 आदमी चाहिए होते हैं, 271, 7 मतलब 7 आदमी मिनिमम चाहिए। देखो खुद ही दे दिया, 62, 68, 20, 71। ठीक है, फिर आती है सर स्मॉल कंपनी। भैया स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है। क्या होती है सर स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपए से कम है या जिसका टर्नओवर 40 करोड़ रुपए से कम है। 4 और 40 की कहानी आती है स्मॉल कंपनी। ठीक है, 4 और 40 की। ये था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। सर ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी आया था। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी 2 तरह। बेटा वो तो मैं बस ऐसे ही बोलता हूं कि एग्जाम में मेरे को पता कुछ नहीं होता, वो कभी कभी आ जाता है। ऐसा मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं होता, बस ऐसे ही एक्सपीरियंस से। आइए, वो सब बातें बच्चे फालतू की मार्केट में फैलाते हैं कि हम पेपर सेट करते हैं, हमको पेपर पता होता है। वो सब 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 झूठ बात है, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब सर लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी के कोई जुगाड़ नहीं है। लाइबिलिटी के बेसिस पर 2 तरह की कंपनी होती है, एक होती है लिमिटेड कंपनी, एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। सर लिमिटेड कंपनी मतलब जिसमें लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड मतलब जिस दिन कंपनी बंद होगी वाइंडिंग अप पर पर्सनल एसेट्स भी अटैच हो जाएंगे। अभी क्लास में किया। कंट्रोल के बेसिस पर 3 तरह की कंपनी आती है। ठीक है,
होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, जिसने फाउंडेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं बता रहा हूं, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने फाउंडेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा और वो इन सब के बारे में नॉलेज पर्पस के लिए और डेप्थ में जानना चाहता है, सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, वो सब फाउंडेशन का था, तो आप सीए फाउंडेशन 360 के चैनल पर जाकर, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फाउंडेशन का 360 के चैनल पर जाकर कंपनीज एक्ट का फ्री रिवीजन अटेंड कर सकते हैं, रोज रात में 11 बजे होता है, उसमें ये सारे टॉपिक्स आपके इन डेप्थ हो जाएंगे, बट दैट इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, ठीक है, ओनली नॉलेज। होल्डिंग कंपनी क्या होता है सर? होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी होती है, नहीं आती है शिकायत। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? जिसका, ओए ये आपका रिवीजन करा दे रहा ना, सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसका मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर दूसरी कंपनी होल्ड करती है या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट होल्ड करती है। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? जिसमें दूसरी कंपनी की सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होती है। सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कैसे बनती है? 20% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने से, ठीक है, 20% ऑफ द पेड अप, एटलीस्ट 20% ऑफ द, वेरी गुड, एटलीस्ट 20% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने से, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 बट लेस देन 50, लेस देन इक्वल टू 50%, क्योंकि 50% के ऊपर तो आप होल्डिंग सब्सिडरी हो जाते हो, तो एसोसिएट उसके नीचे आता है। अच्छा, 100 रुपए दूंगा मैं, ठीक है, लिटरली आप अपना नंबर टेलीग्राम में मेरे को भेजेंगे, मैं 100 रुपए दूंगा आपको। इसमें एक और पॉइंट था एसोसिएट कंपनी का जो काफी यूनिक सा था। एमसीए का सर्कुलर था, हाथ उठा के कौन बता देगा? हाथ उठा के कौन एक्सप्लेन कर देगा एमसीए का सर्कुलर? 100 रुपए दूंगा मैं। हाथ उठा के सर्कुलर कौन एक्सप्लेन कर देगा? 100 रुपए दूंगा मैं। इन्फ्लुएंस 2/3, क्या बक रहे हो? किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, छोड़ो हटा। फिड्यूशरी कैपेसिटी में जो शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो वो उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। मतलब सर, अगर मान लीजिए मैं अपने नॉमिनी में आईटीसी के शेयर में होल्ड करता हूं 25% और मैं अपना नॉमिनी अपॉइंट कर देता हूं अनअकैडमी को, अगर कल को भगवान ना करे मेरे को कुछ हो गया तो उन शेयर्स पर, वो चैट में लिखने वाले को गीदड़ बोलते हैं हम लोग, तो उन शेयर्स को अगर होल्ड कर रहे थे अनअकैडमी, अब उस पर कंट्रोल आजमाएगी, क्योंकि मैं नहीं कर पाता, अब अनअकैडमी आजमाएगी। जस्ट बिकॉज वो शेयर्स 20% से ज्यादा होल्ड कर रही हैं तो वो एसोसिएट नहीं बन जाएगी आईटीसी उनकी, क्योंकि वो शेयर एक्चुअल में मेरे हैं, उनको तो भीख में मिले। ठीक है, नेक्स्ट सर, फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, वो सब बहाने हैं। अब एक्सेस टू कैपिटल के बेसिस में दो तरह की कंपनी होती है, वो सब बहाने हैं। हम 100 रुपए तभी देंगे जब कोई हैंड रेस करके बोलता, नहीं बोला गए 100 रुपए, अब तुम हमें 100 रुपए दो सारे के सारे। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। कैन यू नेम मी 5 कंपनीज वेरी क्विकली? 5 कंपनीज वेरी क्विकली। टाटा मोटर्स, एमआरएफ, रिलायंस, ठीक है, आइडिया, सेल, सेल भेल आईटीसी, करेक्ट। कितना बुरा लगता है ना जब बैंक से मैसेज आता है योर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्रेडिटेड का मजा आता है देखने में, डेबिटेड देखने में अच्छा नहीं लगता। आज 21 तारीख है ना, सब एसआईपी का पैसा कट रहा, एक एक करके धड़ 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 करके मैसेज आ रहा है, इतना बुरा लग रहा है ना, अकाउंट से पैसा कम हो रहा है। नेक्स्ट सर, अनलिस्टेड कंपनी मतलब, अनलिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, मतलब जिनके शेयर नहीं मिलते। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल? अच्छा रुको 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 रुको, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कोई कुछ नहीं बोलेगा, रुको, अबे रुको रुको। प्राइवेट कंपनी कैन बी लिस्टेड कंपनी, ट्रू या फॉल्स?
इसीलिए बोल रहे थे रुको, चिल्ला के गला खुल गया। गुप्ता जी इज बैक। ठीक है, अरे भैया नहीं, हमको लॉन्ग पुल फॉल्स है आंसर। प्राइवेट कंपनी कैन नेवर गेट इट सेल्फ लिस्टेड, क्योंकि उनको प्रोहिबिशन है फ्रॉम इशूइंग सिक्योरिटीज इन द मार्केट। वो कर ही नहीं सकते, वो कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो इशू नहीं कर सकते। ठीक है, अभी रुको, एक और ट्रू एंड फॉल्स बाकी। पब्लिक कंपनी have to be listed company only. It is compulsory. हाँ ट्रू भाई। देखो अभी ना इंडिया में किसी का बाप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आईसीआई एमसीक्यू कहां से पूछेगा, कहीं से भी आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। चलो सर अब देखते हैं। इसीलिए तो भाई मैनुअल बनाई है 3000 एमसीक्यू की। हाँ लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं आपको, एक चीज हम आपको पक्का बता सकते हैं, हमारी जो क्वेश्चन आंसर वाली किताब है ना, उससे आप एमसीक्यू कर लो तो ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं होगा जो उसके बाहर से आ जाए। ठीक है, 3206 एमसीक्यू कंपाइल करके वो बुक बनाई गई है। 3206 एमसीक्यू है उसमें टोटल। ठीक है, तो उसके अलावा तो और नहीं पूछ सकता इसी है। ठीक है, वो इट इज ऑलरेडी देयर, वो भी आज अपलोड हो जाएगी। नहीं सीएसटी क्लास यहीं पे मिल जाएगी, ड्राइव में सब कुछ। आइए, नहीं ये सब मैंने बैठ बैठ के बनाए हैं, मतलब जैसे अगर कहीं पर मेरे को दिखा के एमसीक्यू बनता है तो मैंने ऐसे करके, ठीक है, वो करे। नहीं नहीं नहीं, सिलेबस के बाद बेटा ऐसे तो फिर आप कभी नहीं करेंगे। अगर मैं बोल दूं ना ये सिलेबस के बाद करने तो आप कभी नहीं करेंगे, हमको पता है ना। फिर आप एग्जाम के एक दिन पहले करेंगे, और वो भी मेरे से ये पूछेंगे सर वो बताइए कौन से वाले करने। इसीलिए क्या है, हर चैप्टर खत्म होगा, मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाए हैं। हर चैप्टर के एंड में उस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरी क्वेश्चन आए हैं, जो एमसीक्यू हैं, आपको करने वैसे बनाए। हमें पता है ना कि हमारे बच्चे कितने निर्लज्ज हैं, तो हमने निर्लज्जों की सेना के हिसाब से बनाया है किताब। ठीक है, चैप्टर वाइज थोड़ी मेहनत ज्यादा लगी है बट कोई बात नहीं, चलेगा। आइए सर सुनिए, अच्छा यहां पर एमसीक्यू की दूसरी बुक है, वो भी आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इधर सुनो सर, लास्ट क्या बोल रहा हूं यहां पर आपसे गलती क्या हुई। पब्लिक कंपनी का लिस्टेड होना जरूरी नहीं है, वो चाहे तो लिस्टेड हो भी सकती है, चाहे तो लिस्टेड नहीं भी हो सकती है। अब मैं एक सेंटेंस लिखा रहा हूं, पहले ये सेंटेंस पढ़िए। ठीक है, उसको 2 बार पढ़िए और बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूं। registration is compulsory, listing is luxury। इसका मतलब समझ में आता है क्या है, इसका मतलब समझ में आता है क्या है। रजिस्ट्रेशन तो कंपनी को कंपल्सरली कराना पड़ेगा, लिस्टिंग करना है कि नहीं अपने आप को स्टॉक मार्केट में, दैट इज योर चॉइस, इट इज द लग्जरी। देखो लग्जरी गुड्स की आपने इको में पढ़ा होगा ना, लग्जरी गुड्स की हमें चॉइस होती है, हमें चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन जो नेसेसिटी गुड्स है उस पे तो आपकी जिंदगी निर्भर है, बिना उसके तो आप जीवित ही नहीं रह सकते। ठीक है, बिना उसके आप जीवित ही नहीं रह सकते। ठीक है सर, नेक्स्ट सर, ऐसा मत समझना सर ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, इनमें से कुछ अभी बाकी पीछे ना कंपनीज की पूरी डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, ये देखो सर,
मेरी किताब पूरी फुल प्रूफ है। ये देखो, अभी जो मैंने प्राइवेट कंपनी आपको बताया ना, ये देखिए पूरा का पूरा आपके रीडिंग के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे सब है, किताब के अलावा कुछ ही नहीं करना। वो ना कोई बच्चा बोले कि नहीं सर हमको और डेप्थ में पढ़ना है, पीछे रीडिंग में दिया हुआ है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में क्योंकि वो फाउंडेशन का पार्ट है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सर, अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी कौन सी है सर? एक है फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होती है? सबसे की पॉइंट जो बच्चे भूल जाते हैं, फॉरेन कंपनी मतलब वो कंपनी है जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है। मतलब अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि वो फॉरेन में जाएगी कि नहीं। इनकॉर्पोरेशन देखिए उस कंपनी की, अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो इंडियन है, इंडिया के बाहर है तो फॉरेन है। आप इनकम टैक्स में भी ये चीज पढ़ोगे कि रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है। अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो इंडियन रेसिडेंट है, एज सिंपल एज दैट। उसमें ये सब नहीं देखते कि 182 डेज इंडिया में रह रही है या नहीं रह रही है। अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो रेसिडेंट है इंडिया में। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी क्या है? इट इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट इट हैज अ बिजनेस इन इंडिया एंड इट डज इट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया बाय एप। एप मतलब ईदर बाय एन एजेंट, उन्होंने एक एजेंट बना के रखा है जो उनके लिए सामान बेचता है। जैसे अंडर आर्मर ने एजेंट बना के रखा है अमेजोन को अपना सामान बेचने के लिए। अंडर आर्मर एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स गुड्स बेचती है, जिसका रॉक द ड्वेन जॉनसन ब्रांड एम्बेसडर है। पी हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। गूगल हैज अ फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। यही तो अन अकेडमी के ऑफिस से 2 मिनट दूर में गूगल का ऑफिस है, 2 मिनट की दूरी में गूगल का ऑफिस है। नेक्स्ट ई ऑपरेट्स इन इंडिया बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट की तो अब ओनरशिप वॉलमार्ट के पास है ना, तो वॉलमार्ट ऑल्सो इज एक्सेसिबल। इवन alibaba.com पता है आपको? अलीबाबा एक चेन्नई की, चेन्नई बोल रहा, चाइना की बहुत बड़ी वेबसाइट है alibaba.com। वो भी भैया इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में बिजनेस करती है। 45 दिन लगते हैं उसका सामान आने में इंडिया में। चाइनीज कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब सर मोदी जी की कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% of the paid up share capital is held by central government, state government और a combination of central और state government। जैसे सर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। जिम इक्विपमेंट वहीं से मंगाते हो? नहीं, पागल है, हमको ये सब चाइना वाइना का माल पे भरोसा नहीं। हम तो जेराई फिटनेस, जेराई फिटनेस, सब चाइना वाइना का माल। पता चला कोई आदमी ट्रेडमिल में दौड़ रहा, दौड़ते दौड़ते बंद हो गया, मुंह के बल गिरेगा उसमें, दांत टूटेगा, मर आ गया, उल्टा केस हो गया, मेरा दुकान बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर आती है सर कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स मतलब सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ मतलब सर एक ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? हमें पैसा नहीं कमाना, हमें लोगों की भलाई करनी है। दैट इज नोन एज अ सेपरेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनी एग्जांपल सर? एनी एग्जांपल? बीइंग ह्यूमन, जो ये सलमान खान की है, बीइंग ह्यूमन। पता है आपको एक चीज बताते हैं, थोड़ा इसमें मैंने रिसर्च मार के रखा हुआ है। बीइंग ह्यूमन एक ब्रांड, आपको पता है उस ब्रांड की जो 50% की इनकम होती है, 50% की, वो पूरी की पूरी चैरिटेबल पर्पस के लिए जाती है, और 50% उसके एम्प्लॉइज वगैरह को सैलरी वैलरी देने पे। मतलब इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज सलमान खान डज नॉट टेक एनीथिंग होम एक्सेप्ट मर्डर ऑन हिज ओन हैंड्स। ये वाला बढ़िया था, बढ़िया था। आओ सर, इधर सुनो सर, पान खाते हो? पान, पान खाते हो? नहीं, खाने चलोगे? खाने चलोगे? चलो चलो लंदन चलते हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के नीचे खड़े होके मस्त पान खाएंगे, क्या बोलते हो? चले? तुम कोलकाता से ही हो क्या? बलवंत सिंह तक पहुंच गई तो चलते हैं,
हैं? लंदन स्टॉक एक्सचेंज चलेंगे, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर पान खाएंगे। सर ये क्या है, ये आपने क्यों बोला? सुनिए, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा क्योंकि ये नया है। यहां पर क्या वर्ड लिखा है? रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? रोक। मतलब यहां पर आपको रोका गया है एक पर्टिकुलर काम करने से, ठीक है, रोका गया। मतलब ये एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने कंडीशंस फुलफिल कर दी तो आपको ट्रांसफर करने दे देंगे अपना शेयर दूसरों को। सर ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है लंदन स्टॉक एक्सचेंज गए पान खाने। ये कंडीशन है लंदन स्टॉक एक्सचेंज गए पान खाने है। हाँ चलो आओ दिखाते हैं आपको। लंदन स्टॉक एक्सचेंज गए पान खाने। किस केसेस में आप अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं? आप अभी याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है, पहले समझ लो, हम समझाएंगे, हमें याद करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सुनिए, whether shares are being transferred or partly paid up and the transferee is an insolvent or a minor, such transfer shall not be allowed। देखो सर, आप ट्रांसफर करो, ठीक है, ट्रांसफर करो, लेकिन हम तब ट्रांसफर करने नहीं देंगे आपको, हाँ ये नया है, जब शेयर पार्टली पेड अप हो। पार्टली मतलब 100 रुपए के शेयर है, 50 रुपए पेमेंट किया और 50 रुपए बाकी है, हम रिस्क क्यों ले? क्या पता आपने जिसको ट्रांसफर किया वो आदमी बाद में इंसॉल्वेंट हो जाए, हमारा पैसा तो लटक जाएगा। या हम आपको ऐसे भी आदमी को ट्रांसफर नहीं करने देंगे जो माइनर है, क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईमानदारी से पढ़ा होगा फाउंडेशन में, और अगर कामचोरी से भी पढ़ा होगा, आपको इतना तो याद ही होगा कि माइनर से पैसा रिकवर नहीं कर सकते। देयर इज नो राइट अगेंस्ट द माइनर, ठीक है, राइट अगेंस्ट द माइनर वॉइड एब इनिशियो होता है। तो पहला केस ये हो गया कि आप शेयर्स तब नहीं ट्रांसफर कर सकते अगर वो शेयर्स पार्टली पेड अप है, ठीक है, और आप उसको ट्रांसफर करना चाह रहे हो किसी इंसॉल्वेंट आदमी को या माइनर को, तो पहले उसको आपको फुल्ली पेड अप करना होगा, पार्टली पेड अप में नहीं होगा। पार्टली पेड अप का मतलब समझा देता हूं, 100 रुपए का शेयर है, आपने अगर उस पर अभी 10 रुपया पेमेंट किया है, 90 रुपए बाकी है, दैट इज कॉल्ड पार्टली पेड अप। तो ऐसे पार्टली पेड अप शेयर का ट्रांसफर अलाउड नहीं होगा। मतलब अगर आप फुल्ली पेड अप कर दो तो अलाउड है। अब सुनो सर, शेयर ट्रांसफर जो होता है, ठीक है, वो आप पहले किसको कर सकते हैं? सबसे पहले आप शेयर ट्रांसफर कर तो सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग मेंबर को करना है आपको। मतलब कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर को आपको नोटिस देना है। आप चिल्ला के बोलेंगे, गौरव सर बोलेंगे कि मैं गौरव मुंजाल अपना शेयर का हिस्सा बेचना चाहता हूं, क्या रोमन सैनी सर खरीदेंगे? पहले आप कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर करेंगे। अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर डिनाई कर देते हैं तो आप बाहर वाले किसी भी मेंबर को दे सकते हैं, ठीक है, बाहर वाले किसी भी मेंबर को दे सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, आपको एग्जिस्टिंग मेंबर को नोटिस देना है। तो मैंने आपको देखो दो कंडीशन बता दी, बाहर मतलब शेयर ट्रांसफर करने के लिए दो कंडीशन बताई आपको, एक फुल्ली पेड अप होना चाहिए, दूसरा आपको एग्जिस्टिंग मेंबर को नोटिस देना है। अगर वो रिजेक्ट कर दे तो बाहर वाले को दे दो, अगर वो एक्सेप्ट कर ले उनको दे दो, तुम्हारा ट्रांसफर तो हो गया ना। जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे तो आपने एक एक्ट पढ़ा था, बहुत ही क्यूट एक्ट था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, याद है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, उसमें एक राइट ऑफ लियन था, कुछ याद है? क्या था राइट ऑफ लियन? कि अगर भैया सेलर को उसका पैसा नहीं मिला बायर द्वारा, तो सेलर के पास राइट है कि वो भैया पोजेशन रिटेन कर सकता है गुड्स का, रिगेन नहीं, रिटेन कर सकता है गुड्स का। लियन का तो मतलब ही होता था रिटेन पोजेशन, अगर आपको याद हो तो, कि जो हमारा है उसको हम हमारे पास रोक लेंगे। लियन यही हुआ करता था ना, रिटेन पोजेशन, करेक्ट? एम आई राइट? यही था ना? हाँ, वैसे ही सर कंपनी भी
काम करता है आपको बाद में चैप्टर नंबर 4 में ये चीज आएगी, हम आज ही बताते हैं, ठीक है। आपके पास 1000 शेयर हैं, 100 रुपए ईच के। ध्यान से सुनना मेरी बात, बाद में काम आएगी। कंपनी ने इस पर 90 रुपया बुलाया है। दिस इज कॉल्ड अप, फाउंडेशन में पढ़ा होगा, कॉल्ड अप कैपिटल। हमने इस पर सिर्फ 50 रुपया पेमेंट किया, पेड अप। तो बीच में ये 40 क्या हो गया? अरे साइमा नमस्ते, कॉल्स इन अरियर आज ही डिस्काउंट में उठाई हो ना? अच्छा नहीं तो पहले से थी। अरे आप लोग को बस जस्ट एक रिमाइंडर दे देता, सुबह से 20 लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है अनअकैडमी पर, वो 20% वाला वापस आ गया है। तो आपको जो मेरा कोर्स वो जो 6500 का हो गया था, वो वापस से 5200 का हो गया। तो आप अपने बाकी दोस्तों को बता देना, ठीक है। इट इज अगेन एट 5200, सेम प्राइस अगेन वापस से। 21 से लेके 24 तारीख तक है, ठीक है। तो ये कॉल्स इन एरियर हो गया। अब सुनो सर मेरी बात ध्यान से, यहां पर ना गड़बड़ मत करना। कॉल्स इन एरियर हुआ, कंपनी एक बार पैसा मांगती है, 2 बार पैसा मांगती है। जब 2 बार के बाद आप पैसा नहीं देते ना, कंपनी लियन कर देती है शेयर्स के ऊपर। लियन करते नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करती फॉरफिट, लियन कर देती है। मतलब अब इस शेयर पर ना तो आपको डिविडेंड मिलेगा, कंपनी होल्ड कर लेती है, ना तो आपको वोटिंग राइट मिलेंगे। एंड लेट मी ब्रिंग इट टू योर सरप्राइज, ऑब्वियसली कंपनी आपको ये ट्रांसफर भी नहीं करने देगी दूसरों को, वरना तो तू बेच के निकल जाएगा। और वैसे भी ये पार्टली पेड अप है, जिनको पॉइंट नंबर 1 ने ही अलाउ नहीं किया था, ठीक है। तो इन शॉर्ट कंपनी इसको जब्त कर लेगी। तो थर्ड कंडीशन इज कि शेयर पर लियन नहीं होना चाहिए। तो अगर शेयर पर लियन है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आओ सर थर्ड कंडीशन, पहला हुआ पार्टली पेड अप, दूसरा हुआ नोटिस, और तीसरा हुआ लियन। देखो, where the company has a lien on shares held by a member, the member shall not be entitled to transfer the share। तो तीसरा हो गया लियन, पहला हो गया पार्टली पेड अप, दूसरा हो गया नोटिस, तीसरा हो गया लियन, ठीक है। नेक्स्ट, आप चैप्टर नंबर 6 में मेरे साथ पढ़ोगे कि शेयर ट्रांसफर करने के, यहां पर देखो सर कंपनी में सब काम पेपर पर होता है, हम लिटरली बता रहे हैं। एक बार मेरे इनवॉइस में 10 रुपए का फर्क था, कसम से भाई इन्होंने 10 रुपए के लिए इनवॉइस भेजा मेरे को, मैंने सामने से बोल दिया भाई तू रख ले 10 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। उसने 10 रुपए के लिए इनवॉइस भेजा है मेरे को अलग से, और बोला सर उसको एक्सेप्ट करिए, 10 रुपया आपको पेमेंट होगा। कितना बड़ा आदमी बन गया मैं 10 रुपए लेके। हमको होश भी नहीं, अबे अभी मेरा 6 लाख का पेमेंट आना बाकी है महीना का, मेरे को उसका होश नहीं, 10 रुपए का घंटा पेमेंट का मेरे को होश होगा। हम अपनी मस्ती में हैं, हमको बस इतना पैसा चाहिए जिंदगी में कि जिस टाइम हमको कुछ खरीदना हो उस टाइम अकाउंट में पैसा होना चाहिए, बात खत्म। इतनी ही चाह है मेरी, उससे ज्यादा ना मैं बैलेंस चेक करूं ना कुछ। हमको तो कल गिरीश सर फोन करके पूछे, सर आपका पेमेंट आया है इस महीने का? बोले कब? वो क्या होता है? बोला इनवॉइस आया, पेमेंट आया। बोला आया ही होगा, चेक थोड़ी ना करते बार बार, ऐसी चीजें देखी थोड़ी ना जाती। बात के ना लोग सोचते हैं हम पैसा के लिए पढ़ाते हैं, हम एक चीज की खुशी के लिए पढ़ाते हैं कि जो काम हमें पसंद है उसके लिए हमें कोई पैसा भी दे रहा है। वाह, दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। वरना तो नौकरी करनी पड़ती दूसरे की। हमको तो इस बात का ही खुशी है कि कोई चीज जो हमें पसंद है उसके हमें पैसे मिल रहे हैं। कितने लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा होता है? आई एम वेरी ब्लेस्ड। आओ सर, तो भैया ना अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने तो उसका एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर डीड। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर डीड। अगर मैं अपना शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर रहा हूं तो मेरे को डीड साइन करनी है। मतलब मेरे को एक पेपर साइन करना होगा जिसपे मेरे को भी अपना सिग्नेचर करना है, सामने वाले को भी अपना सिग्नेचर करना है, तब जाके शेयर उसको ट्रांसफर होंगे, ठीक है। और उस पे कंपनी का
स्टैंप लगा होना चाहिए। अब मान लो मेरे से साइन करने में गलती हो गई, या उसने साइन एक पेज पर किया, एक पेज मिस हो गया, या जिसने स्टैंप मारा कंपनी का पूरा स्टैंप ठीक से आया नहीं, मतलब इन शॉर्ट ट्रांसफर डीड, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव निकल गया, तो क्या वैसे केस में ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं। तो तीसरा पॉइंट यह है कि जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर डीड, वो डिफेक्टिव है, इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव। हाँ, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आपने जो छोटे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े थे, उसमें एक था ना अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी में, जिसमें कोई टेक्निकल एरर है, यही तो है टेक्निकल एरर। आज सुबह पढ़ा रहा था भाई, अभी सुबह 8:30 बजे की क्लास में पढ़ाया, जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। अब समझ में आ रहा फाउंडेशन कहां काम आएगा? जिसके फॉर्मेशन में कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। आपको 4 पॉइंट, वेरी गुड हृदेश, SH4 ये फॉर्म का नंबर शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट का। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट, कौन से 4 पॉइंट हुए सर? एक, पार्टली पेड अप, दूसरा नोटिस, तीसरा लीव, चौथा इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव। याद मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। अभी सब लोग साथ में लंदन स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे, मीठा पान खाएंगे। चलो सर नेक्स्ट, टेंशन मत लेना, पान मेरी तरफ से। आप आपस में कौन सा प्राइस डिसाइड कर रहे हो शेयर ट्रांसफर करने के लिए, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। कंपनी बोलती है बाहर में जाए। हम तब तक प्राइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक हमारी कंपनी का ऑडिटर इस प्राइस को अप्रूव ना करे। मतलब जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक ट्रांसफर अलाउड नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। तो प्राइवेट कंपनी में जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन नहीं करेगा, नहीं बोलेगा कि प्राइस जो है वो सही है, तब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तुम एड़ी चोटी का जोर लगा दो, लेकिन जब तक सीए साइन नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। आप इंटर में हैं, एक्सपर्ट नहीं, सीए। Every expert is not a chartered accountant. We are very few in number. We are as few as tigers. We are very few in number. हमारी इज्जतें बहुत हाई हैं. Don't recognize us as experts. We are better than them. All experts can't be chartered accountants. We are chartered accountants. We are the best expert alive on planet Earth. As simple as that. अब बच्चा बोलता है कौन से चार्टेड अकाउंटेंट? प्रैक्टिसिंग। अरे भाई तू कंपनी में है तो प्रैक्टिस में ही होगा ना, अभी तो तू काम कर रहा है, वरना काम कर कैसे रहा है? अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्रैक्टिसिंग थोड़ी ना, हम काम थोड़ी ना कर रहे हैं सीए का। हम तो बस एक फर्म में साइलेंट पार्टनर है। मेरे पास सीओपी है बट हम उसे यूज थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक है, हर एक्सपर्ट चार्टेड अकाउंटेंट नहीं होता, लेकिन हर चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है, ये मान ली जाती है। तो इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ऑडिटर। आपका जो प्राइस है उसको ऑडिटर ने अप्रूव किया होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लंदन चलना है, पान खाएंगे कि नहीं खाएंगे? कौन कौन सा पान खाना है? किसी को चॉकलेट पान खाना, फायर पान खाना, अपना पान डिसाइड कर लो। नेक्स्ट, हमको ईसॉप मिले, हम किसे ट्रांसफर कर सकते हैं? हम एम्प्लॉय हैं, ओए हम एम्प्लॉय हैं, हमको मिले ईसॉप, हम सिर्फ मेंबर को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, हम तो किसी बाहर वाले को भी नहीं कर सकते। क्यों? हमको एम्प्लॉय की तरह मिले। मैं तो गिनती में भी नहीं आता मेंबर की, 200 की गिनती में, तो मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग मेंबर को ही कर सकता हूं, बाहर वाले को नहीं कर सकता। क्योंकि सर 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 बेटा 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 बेटा, आपको शेयर इसलिए मिले हैं क्योंकि आप कंपनी के एम्प्लॉय थे, तो आप कंपनी के बाहर किसी को नहीं बेच सकते। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये शेयर या तो आपको फ्री में मिलते हैं या तो बहुत सस्ते दामों में।
जैसे हमें तो फ्री में मिलेंगे, मेरा जो 1 महीने का पूरा बेस पे है, ठीक है, मेरे को पूरा का पूरा बेस पे ईसॉप की तरह मिलेगा, जिसमें रिस्ट्रिक्शन ये होती है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग होती है। अनअकैडमी की ये है कि जिस दिन आपको ईसॉप मिलेंगे उससे 6 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते, 6 इयर्स तक। तो हमको एवे भी नहीं बेचना, हमको एवे भी नहीं बेचना। क्यों बेचूं मैं, जरूरत क्या है? कौन सा अनअकैडमी अभी लिस्टेड है जो बेच के फायदा होगा मेरे को? कोई फायदा नहीं होगा अभी बेच के। जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन देखेंगे मेहनत से कमाया है भाई, ठीक है। तो इंप्लॉय के केस में ट्रांसफर सिर्फ एग्जिस्टिंग मेंबर को ही होगा। तो सर अब छठा पॉइंट हमारा है इंप्लॉय। इंप्लॉय के केस में ट्रांसफर सिर्फ मेंबर को ही होगा। पान खाओगे? पान खाओगे? कौन सा खाओगे? हमको आइसक्रीम पान बहुत पसंद है, हमको आइसक्रीम पान बहुत पसंद है। आइसक्रीम पान खाने गए लंदन स्टॉक एक्सचेंज। आइसक्रीम पान खाने गए लंदन स्टॉक एक्सचेंज। आइसक्रीम पान खाने गए लंदन स्टॉक एक्सचेंज। हाँ हाँ, अभी फेयर पेज पे लिखेंगे। आई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अबे पी पार्टली पेड अप, एन नोटिस, ठीक है, नोटिस, एल लियन, ए ऑडिटर, ई एम्प्लॉय। 1 2 1 2 3 4 5 6। आइसक्रीम पान खाने गए लंदन स्टॉक एक्सचेंज। आओ सर, ठीक है, आइसक्रीम पान खाने गए लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लिख लेते। कंडीशंस अंडर विच शेयर ट्रांसफर, ये सीधा थ्योरी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। शेयर ट्रांसफर इज अलाउड, आ भी चुका है पास्ट में, इन प्राइवेट कंपनी। इन प्राइवेट कंपनी जब क्वेश्चन आंसर वाली बुक अपलोड करेंगे ना, तो उसमें देखना सारे ईयर के दिखाता है, तो 2002 से लेके आज तक के सारे क्वेश्चंस दिखाएगा, आ चुका है। लंदन स्टॉक सॉरी आइसक्रीम, आइसक्रीम यार सही में पान खाने का मन हो गया। आइसक्रीम पान खाने वेरी गुड खाने गया। अब 5 मिनट तो बाकी है, रिवाइज करके चला जा। आइसक्रीम पान खाने गए लंदन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज आज मेरा पुणे में 2.5 घंटा का लेओवर है रात को। आज भयंकर नोट्स बनाऊंगा मैं कंपनीज एक्ट के, एयरपोर्ट पे बैठे बैठे। आज कुछ नए तरीके से सारे पॉइंट फिर से बता दूंगा। सबसे पहली चीज, आइसक्रीम पान खाने का आई। हाँ, तेरे को एयरपोर्ट के अंदर तो जरूर घुसने देंगे, तू तो वीआईपी का लड़का है। आई ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट डिफेक्ट, कुछ भी बोलना है, मतलब इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव नहीं तो इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव। सर इसका मतलब सर नेहा और मेरे बीच जो ट्रांसफर आ रहा बेटा, मेरे और नेहा के बीच में जो ट्रांसफर अफेक्टेड है, उसका जो डॉक्यूमेंट हमने साइन किया है वो डिफेक्टिव है। नेहा ने अपना नाम या तो लिखा नहीं है
या नेहा ने सब पे साइन नहीं किया या मेरे से कोई गलती हो गई है फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, सारे पॉइंट वापस से बता रहा हूं ध्यान से। आप जो शेयर ट्रांसफर कर रहे हो वो पार्टली पेड अप है, तो पार्टली पेड अप तो अलाउड होगा ही नहीं। नेक्स्ट, आपके शेयर ट्रांसफर का जो प्राइस है इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ। नेक्स्ट, आप शेयर ट्रांसफर करने से पहले नोटिस देंगे एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कि आप शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो अगर नहीं ले रहे हैं तब आप बाहर वाले को देंगे जाके। नेक्स्ट, अगर आपने कंपनी को पैसे नहीं दिए तो कंपनी आपके शेयर पर लियन लगा लेती है, लियन लगा हुआ शेयर आप दूसरे को नहीं बेच सकते। यही वाला पूछ ली थी ना संस्कृति, शायद तीसरा वाला लियन है। लियन मतलब कंट्रोल लगा के रखा है कंपनी में, ये शेयर किसी और को नहीं बेच सकते। नेक्स्ट, ई, अगर आपको शेयर्स एम्प्लॉय की कैपेसिटी, किसी ने पूछा था ना, अगर आपको शेयर एम्प्लॉय की कैपेसिटी में मिला है तो वो आप सिर्फ मेंबर को ही ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी को नहीं। बोलो, पूरा पॉइंट क्लियर हो गया? लंदन आइसक्रीम पान खाने गए लंदन स्टॉक एक्सचेंज। आई फॉर इंस्ट्रूमेंट, P for partly paid up, A for auditor, N for notice, L for lien, E for employee। समझा भी दिया, याद भी करवा दिया, ठीक है। अब शाम को रिवीजन भी आ जाएगा, तो रेडी रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जाइए ऐश करिए और मैं जाके इसको खत्म करेगा। इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव बताता हूं। मैंने अनुराग को ट्रांसफर किया शेयर, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट पर जो ट्रांसफर डीड का डॉक्यूमेंट होता है उसमें मेरा भी साइन होना चाहिए, अनुराग का भी साइन होना चाहिए। अनुराग का सरनेम है अनुराग शर्मा, मैंने गलती से लिख दिया अनुराग वर्मा और उसने साइन भी कर दिया। कंपनी ने जब डिटेल मांगी तो आधार कार्ड पर नाम है वर्मा, सॉरी शर्मा, और उस पर नाम है वर्मा। डीड डिफेक्टिव है, डीड कैंसिल हो गई। डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट की वजह से ट्रांसफर नहीं हो पाया। अगर एक्सेप्शन केस हुआ, अगर कोई मेंबर शेयर नहीं ले रहा है तो किसको देंगे? देखो बेटा कुणाल, इस केस में अगर आपको मेंबर की कैपेसिटी में मिला है, ठीक है, तो भैया गुरु तो दूसरे को दे सकता है। इस केस में अगर एम्प्लॉय की कैपेसिटी में मिला और मेंबर मना कर दे रहा है, चुपचाप मुंह दाब के बैठ गया, किसी और को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, लॉ ही वैसा है। अरे अर्थात वही तो बोला, इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, वही तो रोक रहे हैं। आपको बता ये रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव मत रखना। ये सभी कंपनी में अलग अलग नहीं 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 नहीं, नहीं। सारी प्राइवेट कंपनी में यही रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि कंपनीज एक्ट में यही रिस्ट्रिक्शन। अबे कंडीशंस अंडर विच इट इज अलाउड, वो तो लिखने का तरीका है ना। अगर मैं ये दूं तो अलाउड, अगर कर दूं तो नॉट अलाउड। अच्छा, लियन वाले में ज्यादा लोगों का कंफ्यूजन है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, सुनो। शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप होते हैं और आप पैसा नहीं पेमेंट करते तो कंपनी आपके शेयर्स पर लियन लगा देती है। लियन मतलब कंपनी आपको रोक देती है शेयर्स पर कोई भी राइट एक्सरसाइज करने से। लियन मींस रिटेन पोजेशन, ठीक है, वो रोक देती है। अब अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप ट्रांसफर नहीं कर पाते, ठीक है, आप चाह के भी नहीं कर सकते क्योंकि वो रुक गया, उस पर लियन आजमा लिया है कंपनी। अभी क्लियर है? डन? निकलू? आई होप आपको मजा आया हो पढ़ के। वॉइस रिकॉर्डिंग ऊपर वाले टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी, तो प्लीज आज ही टेलीग्राम ज्वाइन करें। और फिर से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, काफी सारे बच्चे दूसरी जगह पर पढ़ रहे हैं या भटक रहे हैं, जिनसे आप मुलाकात होगी, जिनको आप जानते होंगे, उनको जरूर हमारे पास लेके आइए। सबसे अच्छी पढ़ाई, सबसे सटीक पढ़ाई, पढ़ा के याद होना यहीं पर होता है। फिर मिलेंगे बेटा, बाय बाय, सी यू, टाटा।